हाँ, एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जिसको अपन ने सिविल सर्विसेज लेवल तक का कंप्लीट कर लिया। आपको सबको पता ही, जैसा कि अपन हर टॉपिक को सिविल सर्विसेज जितना ही करते हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 3-4 भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर मूल अधिकार हो और वहाँ से कोई क्वेश्चन आए नहीं। 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, वो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम डिपेंड करता है। पूरे लेवल के साथ में अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बात या कंडीशन या शर्त एक ही है कि आपको बड़े ध्यान से सुनना। ये पॉलिटी है, वो भी इंडियन पॉलिटी है। तो अपन ने प्रस्तावना प्रियम्बल कर ली, आपको पता ही है कि प्रस्तावना टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अपने मूल कर्तव्य कर लिए, ठीक है, मूल कर्तव्य भी कर लिए अपन ने। प्रस्तावना कर ली, प्रियम्बल, मूल कर्तव्य कर लिए, और क्या क्या कर लिए, मूल अधिकार आज कर लेंगे। तो ये जितने भी चीज़ें इंडियन पॉलिटी की अपन ने की हैं उनको बड़े ढंग से आपको रिवीजन करते रहना है। और ये जो मूल अधिकार है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें क्या क्या प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, और मैंने थोड़ा लेवल पूरा ही ले लिया, इसलिए आपको पहले मेरे को ध्यान से सुनना है, उसके बाद नोट्स बनाना, वरना दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो मूल अधिकार जो हैं ये अपने कहते हैं ना कि ये हम अपना एक अधिकार है। और जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो उस टाइम पर जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट की संख्या थी 7 मूल अधिकार भारत के हर नागरिक को, जो इंडियन सिटीजन है, उसको मिलते थे 7 मूल अधिकार, ठीक है। लेकिन फिर मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर। उन टाइम पर एक जो अपना एक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको मतलब मूल अधिकारों की लिस्ट से हटा के उसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। मतलब उसको ऐसा मान लीजिए कि मूल संपत्ति का अधिकार हटा दिया, ये मान सकते हैं आप मूल अधिकारों की लिस्ट में से। तो फिर उसके बाद में हमारे मूल अधिकारियों की संख्या कितनी हो गई? 6। ये दोनों ही प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी थी, तो बोले 7। अभी वर्तमान में मूल अधिकार कितने? 6। फिर पूछेंगे कौन सा अधिकार हट गया? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत हटा? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो वो 44वां 1978 में जो आता, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। सारी बातें अपन को एक एक पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से अपन को समझना। लेकिन अपन हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे पहले उसकी थोड़ी एक रूपरेखा, एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हेडिंग आप लगाएंगे। पहली बात तो ये कि वो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ है। तो अपन पढ़ते हैं संविधान का भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे 12 भाग पढ़ते हैं अपन। तो भारत के संविधान के भाग 3 जो है, उस भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेखन है, मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल पूछे तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान में, हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो पार्ट तो 3 और आर्टिकल 12 to 35, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसीलिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी आगे लिखवा दिया मैंने, आगे बता दूंगा, लेकिन थोड़ी रूपरेखा तैयार कर देता हूं। इसको संविधान का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है, एक्चुअली 1912 के टाइम की बात है। इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लैंड की जनता है, उसने वहाँ के जो भी शासक या राजा था, उसने उसको कहा था कि आप हमें हमारे अधिकार दीजिए, आप हमें राइट्स दीजिए, कुछ हमें सिस्टम बताइए कि हम ये हमारा कुछ अधिकार, हमारा राइट्स है। तो वहाँ की जनता के द्वारा जो मतलब अधिकार मांगे गए, तो वहाँ के राजा या शासक की जो भी रूलर जो था, उस रूलर के द्वारा उनको लिखित दस्तावेज पर, मतलब दस्तावेज पर लिख के उनको राइट्स दिए गए, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने कहा था वहाँ की जनता ने, इंग्लैंड की जनता ने, कि हमें लिख के दो हमारे पास में ये राइट्स अधिकार हैं। तो उन्होंने एक दस्तावेज पर, एक डॉक्यूमेंट पर लिख के दिए। तो ध्यान रखना, तभी से उसको कहा जाता है कि ये तो मैग्ना कार्टा है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ को या अधिकार या राइट्स को किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पर लिख के देना, ठीक है ना। और ये एक्चुअली परंपरा इंग्लैंड से शुरू हुई थी। तो ये ध्यान रखें, संविधान का भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। और भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। 2-3 प्रश्न तैयार हो गए। छोटी मोटी डेफिनेशन भी है, ये भी प्रश्न आप पूछा गया है कि मूल अधिकार राज्य द्वारा समस्त नागरिक। पहली बात ये कि मूल अधिकार किन को मिलते हैं, तो मूल अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को,
ठीक है, नहीं ध्यान रखना, नागरिकों को प्रदान की गई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें रहकर व्यक्ति या नागरिक अपना डेवलपमेंट करते हैं। मतलब ये डेफिनेशन है कि मूल अधिकार होते क्या हैं, कि मूल अधिकार वो चीज़ है जो जितने भी हमारे देश में जो नागरिक निवास कर रहे हैं वो उन अधिकारों के मतलब उन अधिकारों को लेकर, उन अधिकारों को समझकर, उन अधिकारों को अपना मानकर अपना खुद का विकास डेवलपमेंट करते हैं। या फिर मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के जो कठोर नियम है उनके खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। भाई जैसे कोई स्टेट है, कोई राज्य ऐसा है जिसमें कुछ रूल रेगुलेशन ज़्यादा ही हैं, जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं, तो जनता क्या करेगी अपने फंडामेंटल राइट्स की वजह से कि देख संविधान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। छोटी मोटी डेफिनेशन है, काम आएगी, नॉलेज बढ़ेगा, इसके लिए अपन को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न का आना बिल्कुल पक्का है, बहुत सारे एग्जामों में आता है। मूल रूप से हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट थे, तो मूल रूप से हमारे संविधान में फंडामेंटल जो राइट थे वो 7 थे। पहला काम आपको एज इट इज नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं भाई, पहले मुझे सुनते हुए उसके बाद बनाना है। सातों के एक बार आपको नाम याद करना है, नाम याद करना है, प्लस ये भी याद करना है कि कौन सा अधिकार, कौन सा राइट किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में है। पहला समता बोलो चाहे समानता बोलो, बात एक ही है। समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 to 18 के अंदर है। पहली बात तो नाम याद करना है और ये फिर ये करना है कि ये वाला अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारे संविधान में समानता के अधिकार की बातें उल्लेखित है। स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम, ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। शोषण के विरुद्ध, शोषण यानी कि किसी का अगर अगेंस्ट कोई काम हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23, 24 दो आर्टिकल है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई सा भी धर्म ज्वाइन कर सकते हो, कोई से धर्म में रह सकते हो, अपने धर्म की बात कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे धर्म की आपको बुराई नहीं करनी है। अपने धर्म की बात रख सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपने धर्म की बातों के अकॉर्डिंग आप जी सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कल्चर वाला, एजुकेशन वाला, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29, 30 में है। संपत्ति का अधिकार जो अब मूल अधिकारों की लिस्ट से हट गया है, ये अनुच्छेद 21 में था, राइट टू प्रॉपर्टी। और ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो अब इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये कि बना गया है पटवार जैसे एग्जाम में प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, उसमें 3 नाम तो ऐसे दिए, चौथा कोई और दिया था, है ना, उसमें चौथा दिया था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है अब, तो वही आंसर था। ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, तो ध्यान रखें 6 है लेकिन 7 ये जो है ये अब हट चुका है, ठीक है ना। लेकिन लिखना आपको ऐसा ही है क्योंकि अपन पहले मूल रूप से संविधान में 7 अधिकार पढ़ रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे हटा या फिर संवैधानिक बना या विधिक बना, कब बना बातें करेंगे अपन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 31 वाली बात है वो अब समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखो बता दिया मैंने कि 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनके अकॉर्ड जो 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि जो अनुच्छेद 31 वाली बात है, ये संपत्ति का अधिकार, ये जो है वो मूल अधिकारों की सूची या मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाकर संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 का, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले इसको ए फॉर एप्पल भी लिख सकते हैं, 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब अपन ये चीज ये नहीं कहेंगे कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ऐसा नहीं बोलेंगे। संपत्ति का अधिकार जो है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की लिस्ट से हटाया है, बाकी एक्चुअल में इसको हटाया नहीं गया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया। भाई पहले क्या था कि आप कितना ही पैसा कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम जो पैसा कमाएंगे, संपत्ति जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपको कुछ लिमिट 5 लाख, 2.5 लाख, 7 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मतलब संपत्ति का अधिकार आपके पास में है, बट वो कानूनी है, कानून में रहकर आपको अपनी कमाई करनी है, पैसा कमाना है, आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये कानूनी अधिकार बन गया, पहले ऐसा था नहीं। तो 44वें संविधान अगर ये एक्चुअल में मूल अधिकारों की सूची में होता, अगर ये मूल अधिकारों की सूची में होता तो कोई भी टैक्स ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो तो कह देते हैं भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट है, ये तो मेरा मूल अधिकार है, और मूल अधिकार हैं
तो फिर टैक्स किस बात का, ठीक है। लेकिन ये अब कानूनी अधिकार बन गया है, आपको 5 लाख के ऊपर जाते ही, 7 लाख के ऊपर जाते ही, 10 लाख के ऊपर जाते ही, 1 करोड़ के ऊपर जाते ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अब ये ध्यान रखें कि जो संपत्ति का अधिकार उसको यहाँ से उठा के भाग 12 300 क में रख दिया गया है, ये मान लो आप, तो ठीक है ना। तो प्रश्न क्या बनेगा कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अब वर्तमान संविधान में कहाँ पर है, भाग 12 में। दूसरी बात, कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में, तो 300 क में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है जो बहुत अच्छा सिविल सर्विसेज के प्रीलिम जैसे एग्जाम में आया था। संपत्ति का अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार है क्या, जी नहीं। विधिक अधिकार है क्या, हाँ बिल्कुल है। विधिक का मतलब क्या हो गया, मतलब संवैधानिक है क्या, वो विधिक है क्या, वो कानूनी है क्या, बिल्कुल है। क्या संवैधानिक है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो विधिक और संवैधानिक दोनों तरह का जो है अधिकार है, तो डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों विधिक भी है और संवैधानिक भी है, ये जरूर ध्यान रखना। संपत्ति का अधिकार अब एक ही बात है, कानूनी बन गया, मतलब विधि लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़े, कानून है लॉ के अकॉर्डिंग। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपन को शर्तों का पालन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये भी आया था भाई, पटवार जैसे एग्जाम में आया था, इसलिए अपन इसको भी ले लेते हैं, क्या कि 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये भी लिख लेना साइड में, बड़े काम की चीज है। अब मैंने 2 आर्टिकल लिखे हैं 12 और 13, उसके बाद में अपने एक अधिकार का पोस्टमार्टम करेंगे। पहले मेरी बात समझो, अपन 14 से 18 पढ़ेंगे, आप कहेंगे फिर 12 से 35 क्यों, 32, देखो 12 13 बाकी 14 से लेके 32 तो आपके सामने पड़े हैं, 33 34 और 35 इनको अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ेंगे तो इसी सेशन में, लेकिन इनको अलग से पढ़ने पड़ेगा, वो इन अधिकारों में नहीं है, अलग से डेफिनेशन है इनकी। तो इन 5 आर्टिकल को अपन को अलग से पढ़ना है, बाकी अपन लाइन वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 12, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या है, एग्जाम में वैसे तो सीईटी जैसे एग्जाम में तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि राज्य शब्द की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में, बस। हालांकि मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे, मैंने आपको मूल कर्तव्य पढ़ा रखे हैं, प्रस्तावना पढ़ा रखी है, वहां पर भी मैंने एक बात बताई थी, जरूर कमेंट करना कि अनुच्छेद 12 के साथ साथ में किस अनुच्छेद में, शायद मैंने पिछले सेशन बताई होगी, किस अनुच्छेद में राज्य शब्द का और भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 के अलावा, ये आपको कमेंट करना है क्योंकि मैंने बता रखा है। तो ध्यान दें, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है या फिर राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। एक्चुअली मेरी आदत है थोड़ी सिविल सर्विसेज के नोट्स ही आपको बनवाता हूं मैं, ताकि थोड़ा चीज़ें क्या है अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे और लिखने की प्रैक्टिस हो, क्योंकि कल को आप भी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो सिविल सर्विसेज में क्या है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन ना आके मेंस में अपन को लिखना पड़ता है, इसलिए चीज़ें ठीक रहेगी। सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं जैसे कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हो, अपना RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC है, राजस्थान विश्वविद्यालय है, SSC है जो एग्जाम करवाती है, ये आदि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। मतलब कहने का ये है कि राज्य सरकार के द्वारा जो जो संस्थाएं स्थापित की गई है वो राज्य के अंडर में आती है। आप राज्य का मतलब स्टेट में समझना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट यूनिट, कोई सी भी हो, प्राइवेट कंपनी कोई भी हो, जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है, वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द के अर्थ में आती है। ये समझना है आपको। मतलब ये है भाई, जैसे कोई अभी अपन रिफाइनरी लगा रहे हैं बीकानेर में, तो बीकानेर में हमारी सरकार ने रिफाइनरी जो लगाई है, उस रिफाइनरी में अगर कोई प्राइवेट कंपनी काम कर रही है हमारी सरकार की तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी राज्य शब्द की परिभाषा में आती है। मतलब उसकी निगरानी करना, उसकी देखरेख करना, उसकी सुरक्षा करना हमारी सरकार का दायित्व है। तो यही चीज़ होता है कि राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर ये जितनी भी संस्थाएं आती है, इसमें राज्य का दायित्व है कि वो इनकी निगरानी करे, इनकी देखरेख करे, इनकी हेल्प करे, इनको संभाले, ठीक है। तो बस सिंपली इतना सा याद रख लेना कि राज्य शब्द का परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, और न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार या फिर न्यायिक पुनर्वलोकन की अगर बात कही गई तो अनुच्छेद 13 में। हालांकि सुनना मेरी बात, न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द संविधान में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तो फिर आप कहेंगे तो फिर क्या, लेकिन न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है। मतलब आधार का मतलब यह है
कि इस संविधान में इस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है कि हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पूरी बात को समझना, क्योंकि बात बहुत समझने वाली है। हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले की विधि, भाई इससे संविधान तो 1950 में होता, क्या इससे पहले हमारा देश नहीं था? हम तो 1947 में आज़ाद हो गए थे। तो इससे पहले जो भी विधियां या जो भी कानून या जो भी नियम कायदे चलते थे उनको अपन क्या कहेंगे? संविधान पूर्व विधि, मतलब संविधान के पहले की विधियां, बिल्कुल। और जब हमारा लागू हो गया 26 जनवरी 1950, उसके बाद में उसको अपन क्या कहेंगे? संविधान पश्चात, यानी कि ये तो बिफोर, ये आफ्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। अर्थात ये क्या मैं एरो बना रहा हूं, क्या ये ब्रैकेट बॉक्स बंद कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैंने जो ये चित्र या डायग्राम जो बनाया है, इसका मतलब ये कि विधि चाहे कोई सी भी हो, कोई सी भी का मतलब चाहे वो संविधान के पहले की हो, विधि चाहे कोई सी भी का मतलब चाहे वो संविधान के पहले की हो, चाहे वो संविधान के बाद की हो, संविधान के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर वह संविधान से मेल नहीं खाती हैं तो वह विधि शून्य मानी जाएगी। और विधि शून्य मानने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा हमारा न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी। इसलिए जब कोई चीज़ की न्यायपालिका न्याय करता है, मतलब किसी विधि की वो अवलोकन करता है कि विधि कैसी है, ये जुडिशरी ने बात पढ़ी कि हाँ यार विधि तो ठीक लग रही है, मतलब उसने अवलोकन किया उसका, इसीलिए इसका नाम पड़ गया न्यायिक पुनर्वलोकन। तो ध्यान रखें, न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार या किसी भी विधि की जांच करने की बात अगर कहीं आई है तो वह अनुच्छेद 13। तो कुल मिला के बातें मोटा मोटी यही है कि अनुच्छेद 13 में विधि की बात कही गई है। ध्यान रखना है ना, विधि की बात कही गई है। और विधि चाहे कोई सी भी हो, चाहे संविधान के पहले की विधियां हो चाहे संविधान के बाद की विधियां हो, वो वही होनी चाहिए जो हमारे संविधान में क्या क्या बातें रखी गई है उनको फॉलो करे, उनसे मेल खाती हो तो ही मानी जाएगी, वरना शून्य हो जाएगी। और शून्य करने का काम न्यायपालिका करेगा, जुडिशरी करेगी। इसलिए इसका नाम भी पड़ गया न्यायिक पुनर्वलोकन, कि भाई पहले जुडिशरी जांच करेगी, अवलोकन करेगी, तभी कहेंगे कि यस विधि सही है। तो ध्यान रखें, ये दोनों शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे मैंने थ्योरी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए और सिविल सर्विसेज में लिखना पड़ता है, उस हिसाब से मैंने आपको लिखवाई। ये ध्यान रखना 12 और 13। अब हेडिंग लगाओ भाई, एक एक बहुत ही शानदार। पहला अधिकार समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका हमारे संविधान में मेंशन है। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? 14 में कि विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। हालांकि विधि जो है, विधि की जांच करना, ये तो 13 में बात कही गई है, लेकिन एक्चुअल में विधि की बात कही कि विधि के समक्ष, विधि के सामने सब बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? विधि के समक्ष समानता, ये हमने कहां से ली थी पता है? कि लिख लेना साइड में, ये बात मैं नहीं लिखी है, अब लिख देता हूं, इंग्लैंड के संविधान से ली थी ये बात। और विधि का समान संरक्षण, ये अपने अमेरिका, ठीक है ना, ये अपने कहां से ली? यूएसए के संविधान से, क्योंकि हमने अच्छी अच्छी बातें हर कंट्री से ली है। तो विधि के समक्ष समानता, ये एज इट इज प्रश्न पूछा गया, कितनी बार न जाने कितनी बार। इसका मतलब आप समझ लो 10 बार 20 बार, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। क्या कि विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण हमारे संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो मूल अधिकारों में। फिर अगला प्रश्न सेम टू सेम आया कि विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण मूल अधिकारों में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। फिर अगला प्रश्न आया, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण कौन से अधिकार में है? मूल अधिकार में, तो समानता के अधिकार में। ऐसे प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल इजी बनते हैं, लेकिन वर्ड मत भूल जाना, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, और नीचे लिख दी मैंने पूरी थ्योरी, ताकि नोट्स एक बार पढ़ो तो बिल्कुल समझ में आ जाए, ऐसे रटने वाली बातें ना हो, हर चीज़ खोल के बताना मेरी आदत है। पहली बात यह है कि ये जो लाइन लिखी हुई है विधि के समक्ष समानता, ये क्या है? तो पहले इसको समझो। सबके साथ एक जैसा व्यवहार, चाहे बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, दिव्यांग, कोई से भी हो, कि भाई देख कानून के सामने सब बराबर है, गलती करोगे तो सजा मिलेगी या फिर ये करोगे तो ये होगा।
ये तो होता है इसका मतलब। दूसरी बात है विधि का समान संरक्षण, ये जरूर ध्यान रखना, यहां पर इसका मतलब है समान लोगों के साथ। देखो ये रही, ये मैंने एरो बनाया है, इसका अर्थ ऊपर लिखा हुआ है, बहुत तगड़ी बात है, ये भी पूछा गया है। ये जो मैंने नोट लिखा है ना, ये नोट नहीं है, ये क्वेश्चन है। हालांकि सिविल सर्विसेज में पूछे गए थे कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार या फिर विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार की बात इन दोनों में से किस में मेंशन है, किस में उल्लेखित है? तो विधि का समान संरक्षण का मतलब यह है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और विशेष लोगों के साथ या फिर विशेष लोगों के, जैसे कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग के लिए अपन गवर्नमेंट अपने एक दिव्यांग है, एक बिल्कुल स्वस्थ आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन दोनों में थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ना। कैसे कि दिव्यांग है, चल नहीं सकता, पैर से मतलब उसके एक पैर नहीं है या एक हाथ नहीं है, तो वो जो प्रॉपर स्वस्थ बंदा है उसके बराबर कैसे काम कर सकता है? तो उसको अलग से प्रोटेक्शन या फिर अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है। चाहे वो नौकरी में भी दिव्यांग के लिए अलग से कैटेगरी होती है, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये साफ संविधान में मेंशन है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ वो कंप्लीट मतलब दोनों हाथ या पैर नहीं है उसके। इसलिए समान लोगों के साथ समान व्यवहार, दिव्यांग है तो दिव्यांग कैटेगरी में जो भी आएंगे उनके साथ अलग व्यवहार होगा, और मतलब उनको अलग से थोड़ी रियायत दी जाएगी। या कोई विशेष है, वो बुजुर्ग है, वृद्ध है ना, सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए अलग से थोड़ी व्यवस्था की जाती है। हर जगह होती है, कहते हैं ना कि सीनियर सिटीजन वाले इस लाइन में आ जाओ, ऐसा कहते हैं अपन जहाँ टिकट के में भी जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, तो ये कर सकते हैं, ये समानता का अधिकार माना जाएगा, जो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अपन सब समझते हैं। अगली बात, अनुच्छेद अपने कौन सा पढ़ लिया? आर्टिकल, क्योंकि ये जो आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक चलेगा। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक चलेगा, सिर्फ 14 पढ़ा अभी। अब पढ़ते हैं 15 क्या कहता है? और 15 को तो घोट के पी जाना, 100% 15 की पूरी नस नस चेक करवा दी है, घोट के पी जाना। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है? धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। मतलब कोई भी बंदे के साथ में कि भाई तू इस फला धर्म का है, फला वंश का है, लिंग मतलब लड़का लड़की या जन्म स्थान तेरा वहाँ पर जन्म हुआ था, इस आधार पर आप किसी में भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 15 है। अगर कर दिया और कहीं बात पाई गई तो जेल हो सकती है। ये 15(1) मान लेना भाई, ये 15(1) बोलो चाहे 15 बोलो, बात है कि 15(2) में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा राज्य का मतलब देश, एक ही बात है, वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, मंदिर आदि में भेदभाव किसी के साथ में नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि भाई ये सार्वजनिक भोजन है, आज सभी भोजन कर रहे हैं, ये तो भाई ये इस जाति का, इसको यहाँ से इधर करो, ये यहाँ नहीं बैठेगा, या सिर्फ फलाना धर्म का ही, ऐसा नहीं कर सकते आप। सार्वजनिक अगर भोजनालय के अंदर कोई मना नहीं करेगा, दुकानों में ये नहीं कहोगे कि भाई इस फलाने धर्म जाति का है या फिर महिला है, पुरुष है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। 15(2) है। 15(3) में क्या लिखा हुआ है? राज्य महिलाओं में बच्चों के कल्याण के लिए योजना बना सकता है अलग से। आप ये मत कह देना कि ये क्या मतलब, महिलाओं के लिए अलग फैसिलिटी क्यों? कर सकता है, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। 15(4) में क्या है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है उनके लिए अलग कानून बना सकता है, रिजर्वेशन या आरक्षण की सुविधा कर सकता है, ठीक है। जो सामाजिक, सोशल और एजुकेशनल और पिछड़ गए हैं, वो चाहे कोई सा भी कैटेगरी हो। 5 क्या कहता है? 15(5) सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में, मतलब जो एजुकेशन है, स्कूल है, देखा भी होगा RT, जिसमें RT 2009 है, वो राइट टू एजुकेशन। हालांकि मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा RTE, वो आपके अभी इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। शिक्षा संस्थाओं का मतलब है स्कूल, कॉलेज, इन सब के अंदर RT के तहत उन बच्चों का जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, 25% सीट रिजर्वेशन होती है, आपको पता है, आरक्षित होती है। RT वैसे 2009 है, वो 2010 में लागू हुआ था, राजस्थान के अंदर 2011 में लागू हुआ था, वो सारी बातें खैर अपन बाद में कर लेंगे। तो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में स्थान आरक्षित कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। ये 15(5) है, याद हो गया। 15(5) मतलब 15 पूरा PhD हो गई 15 की। अब बात करते हैं 16 की। लोक नियोजन, जहां भी ये शब्द दिख जाए ना, इसका मतलब ही 16 है, 16 है ये, ठीक है ना। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन। लोक नियोजन में अवसर की समानता। भाई कोई भी बंदा, कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी एस्पिरेंट जो अपना किसी फील्ड में काम करना चाहता है,
वो चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, लोक नियोजन की नज़र में उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके लिए सबके लिए समान है। उस तरह की भाई अगर आप में हुनर है तो आप जीत जाओ भाई, जैसा भी ओलंपिक हुआ था तो उसमें जिसने अच्छा मतलब मेहनत या प्रयास किया वो गोल्ड मेडल लेके आ गया, कोई सिल्वर लेके, अलग अलग हो तो जैसी उनकी क्षमता है उस अकॉर्डिंग हुआ, काबिलियत के अकॉर्डिंग। वैसे ही आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप में काबिलियत है तो आप आगे बढ़ सकते हो, ऑप्शन सबके लिए, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। 16(2) क्या कहता है, लोक, वो तो 16 मान लो चाहे 16(1) मान लो, तो एक वो हो गया। 16(2) कहता है कि लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान, लिंग, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे आप। कोई से भी काम में बच्चा, लड़का लड़की, कोई भी व्यक्ति करना चाहे तो आप ये उसके साथ में इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। 16(3) कहता है कुछ क्षेत्रों की जो स्थानीय नौकरियां है ना, ध्यान रखना, लोकल जॉब्स जो होती है उनमें निवास की बाध्यता हो सकती है भाई, रख सकता है। आप ये मत सोचना कि फिर ये अधिकार क्या हुआ, अधिकार ही है, लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी होती है जो स्थानीय लेवल पर नौकरी होती है, लोकल लेवल पर, जैसे पंचायतों के द्वारा निकाली जाती है वैकेंसी, आपने पता होगा कि जिसके अच्छे परसेंटेज होते हैं उसकी नौकरी लग जाती है, तो उसका निवास के लिए बाध्य हो सकता है कि भाई जब मेरी इसी पंचायत में नौकरी है तो मैं निवास स्थान भी मतलब मेरा यहीं पर हो, कहीं और है तो मैं यहाँ आ जाऊँ या बस जाऊँ तो मुझे कोई फैसिलिटी या व्यवस्था दी जाए, क्योंकि वो बंदा फिर परमानेंट वहीं रहेगा, वो तो उसका ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता, क्योंकि नौकरी वहीं की है, वो परमानेंट वाली नौकरी है, वहीं एक ही जगह वाले ट्रांसफ़र वहाँ पर नहीं होता है। कुछ जॉब्स ऐसी होती है स्थानीय नौकरियाँ, तो वहाँ पर उसके निवास की बाध्यता है, वो उसको अवेलेबिलिटी होगी, वो चाहे कैसा भी हो, चाहे ज़मीन खरीदे, चाहे ज़मीन का ऑप्शन मिले, चाहे क्वार्टर मिले, वगैरह वगैरह। 16(4) क्या है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। फिर पदोन्नति में आरक्षण, पद की उसमें भी कहीं कहीं पर पदोन्नति, हालांकि वैसे तो किसी की पद में जो आगे भाई जैसे ये सब इंस्पेक्टर है, वो आगे प्रोसेस वो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड या अकॉर्डिंग टू से काम पे होती है, लेकिन किसी में कहीं पर अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है किसी बंधु का, तो वहाँ पर उसकी पदोन्नति में भी आरक्षण है, ठीक है ना। फिर बैकलॉग का मतलब था रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बैकलॉग वर्ड लिखा हुआ है। बैकलॉग या रिक्त पद भरने के लिए 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है। देखो ऐसा है भाई, जैसे जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका सरकारी जॉब्स के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, कि भाई एक जाति धर्म के ऐसे लोग या पिछड़ गए इतने कि वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत पदोन्नति में भी आरक्षण करके उनको ऊपर की पोस्ट दी जा सकती है, और उनको रिक्त पद अगर हैं तो उनको भरे जा सकते हैं, लेकिन उनमें मतलब रिक्त पद भरने में आरक्षण है, लेकिन आरक्षण का पहली बात ध्यान रखना, 50% से ज़्यादा कभी किसी को आरक्षण किसी फील्ड में नहीं दिया जाता। हमारे संविधान बात मेंशन है, ठीक है, कि 50% वाली बात को सभी लागू रखें भाई, इस नियम को ना तोड़ें। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही पद रिक्त हैं तो 50% से ज़्यादा भी आरक्षण हो सकता है। हालांकि संविधान बात लिखी हुई है इसी में कि कोशिश करनी है कि इसकी पालना हो, कि 50% के नीचे नीचे काम हो जाए, लेकिन हाँ कहीं पर अगर इतने सारे रिक्त पद हैं कि उसमें थोड़ी बहुत कभी कभार ऊपर भी निकलना पड़े तो पड़ सकता है, ठीक है। धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षण किए जा सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं अगर कोई हैं, होती है अलग अलग, जैसे मदरसा हैं, गुरुकुल है, मतलब कि ये गुरुद्वारे हैं, सब अलग अलग होते ही हैं, तो उनमें क्या है कि उनमें धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के स्थान आरक्षण किए जा सकते हैं, अलग अलग भाई कैटेगरी वाइज, है ना, तो वो भी किए जा सकते हैं। ये 16(4) के अंदर बातें लिखी गई है, तो ध्यान रखें। कुल मिला के अगर सेक्शन पूरा याद ना हो तो इतना से याद करें, लोक नियोजन, लोक नियोजन सबसे पहचान में आ जाएगा। अभी तक तो लोक नियोजन से प्रश्न आया है, तो लोक नियोजन के अवसर की समानता कहीं पर तो अनुच्छेद 16 में है। 17 तो आप जानते ही हो, अस्पृश्यता का निवारण, है ना, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, वो इसके अंदर है, बिल्कुल निवारण, जड़ से कोई किसी के साथ में अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता या फिर छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि तू छोटी जाति का है, फलाना, ऐसा। 9 सब बराबर है, कोई कह ही नहीं सकता, और कह दिया तो जेल हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान में नाम क्या है इसका, वर्तमान में नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, वर्तमान में क्या नाम है, नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इस अस्पृश्यता निवारण का नाम है वर्तमान में।
करंट अपडेट करके लिख दिया है। वैसे अपन को याद रखना है कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है खतरा, बिल्कुल अंत समझ में आ गई ना। 18 में होता है उपाधियों का अंत। भाई कोई बंदा 18 साल का होता है तो उसको उपाधियां मिलना शुरू हो जाती है, 18 साल का हो गया है, मैच्योर होने लग गया है, ठीक है, अब तेरे वोट पड़ेंगे, मैं याद करवा रहा हूँ अनुच्छेद है ना। तो 18 में उपाधियों का अंत है भाई, अनुच्छेद 18 में, क्योंकि उपाधियां टाइटल कहाँ मिलती है, अपन 18 के बाद में मिलते हैं, तो ऐसा मान लो कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अब क्या क्या कौन कौन सी उपाधियां, उपाधि का मतलब भाई जैसे किसी को उपाधि मिल गई कि आज जैसे महात्मा गांधी को महात्मा एक उपाधि है, टाइटल है, तो वो कैसे मिला, क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, इसमें कुछ प्रोसीजर है क्या कि सेना, आर्मी, मिलिट्री और एजुकेशन, शिक्षा, इसके अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अगर टीचर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो पीएचडी वगैरह की, आपको पता डॉक्टर लग जाता नाम के पहले, उपाधि मिल जाती है, और भी खूब सारे प्राइजेस मिलते हैं। और मिलिट्री में अगर किसी ने अच्छा काम किया तो वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र ये मिलते ही हैं। तो एजुकेशन, शिक्षा और सेना दोनों विभाग को छोड़ के किसी में भी कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, संविधान मेंशन कर ही नहीं सकता। दूसरा, भारतीय कोई नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, ये बड़ी काम की बातें, ये बातें जो मैं लिखी है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये क्या है, सीधे सीधे टपकने वाले क्वेश्चन है, छपेंगे। भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई इंडियन सिटीजन है तो अदर कंट्री की, मैं अमेरिका में जा रहा हूं, वहां से कोई टाइटल या उपाधि नहीं ज्वाइन कर सकता, ध्यान कर लेना। विदेशी नागरिक अगर कोई यहां पर इंडिया में है, विदेशी नागरिक हमारे यहां पर कोई है और वो भारत सरकार की नौकरी कर रहा है, कोई अंग्रेज आईएएस बन गया मान लो, अगर भारत सरकार की सेवा में है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के वो उपाधि इंडिया में भी नहीं ले सकता। अगर वो विदेशी नागरिक है और भारत सरकार की नौकरी कर रहा है तो उसको यहाँ पर कोई उपाधि दी जाती है तो उनसे पहले प्रेसिडेंट साहब से, हमारे राष्ट्रपति महोदय से परमिशन या अनुमति लेनी पड़ेगी। एक नोट जरूर लिखा है कि नहीं साहब, हमने तो सुना है कि फलाने को पद्मश्री मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, फिर ये क्या है? सही सुना है आपने, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब देना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये प्राइज कौन कौन से, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, और पद्म श्री, ये जो हैं 4 प्राइज, बड़े मेजर प्राइज, हमारे सबसे बड़े प्राइज है, ये दिए जा सकते हैं। ये किसी भी विभाग में दिए जा सकते हैं, आपको पता है, जिसने अच्छा काम किया हो, समाज सेवी हो, स्पोर्ट खेल के मामले में हो, चाहे कोई से अच्छे काम में हो। हालांकि मोरारजी देसाई जब हमारे प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था कि नहीं, ये भी नहीं देना, लेकिन इंदिरा गांधी ने वापस चालू कर दिया, तो तब से ही चालू है। मैंने ऐसी बातें लिख दी है, लिख लेना साइड में, बड़ी काम की बातें हैं। फिर नंबर 2 आता है भाई स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, है ना। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमें आज़ादी है। 19(1) में क्या लिखा हुआ है कि एक्चुअल में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। हालांकि मूल संविधान में ध्यान रखना, वो जो अधिकार हटा है ना, संपत्ति का अधिकार, वो एक्चुअल में स्वतंत्रता के अंदर ही आता है। तो अभी हमारे प्रश्न आएगा कि मूल स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो, पहली बात तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 19 से 22 तक है। दूसरा प्रश्न आएगा कि स्वतंत्रता के अधिकार में हमें वर्तमान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं, फ्रीडम मिली हुई है, तो 6। मूल संविधान में कितने थी? 7। कौन सी हटी? संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता अब हट चुकी है, ठीक है ना, वेरी गुड। तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। हालांकि मूल संविधान में 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आपको पता ही है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता अधिकार हट गया है, ठीक है। ये बात 19(1) में लिखी हुई है। 19(1) उसमें भी ए 19(1)(a), 19(2) नहीं, 19(1)(a), इसमें लिखा हुआ है कि वाक यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपके पास में। शांति के साथ में आप कहीं पर भी भाषण, स्पीच, अपना छोटी सी मीटिंग में रख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं कि पब्लिक प्लेस या मेन रोड के ऊपर शुरू हो गए, वो तो नहीं, परमिशन वगैरह लेके कहीं जहाँ पर जगह हो वहाँ पर वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। घूमने फिरना, भाषण देना या अपनी रैली मीटिंग करना, बिल्कुल परमिशन लेके काम कर सकते हो, स्वतंत्रता है।
अब मैंने कुछ ये बॉक्स बना के जितनी भी बातें लिखी है ना, ये लेवल थोड़ा अच्छा खासा लेवल लिख लिया है, क्योंकि एग्जाम में अभी एलडीसी का पेपर हुआ था, बहुत तगड़े प्रश्न आए हैं, बहुत तगड़े। आजकल लेवल हर चीज़ का बढ़ गया है, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि हर अधिकार में कभी ना कभी कोई वाद विवाद हो जाता है। अब यहाँ पर भी श्यामनारायण चौक से, ये व्यक्ति का नाम है, बनाम, बनाम का मतलब वर्सेस, वर्सेस है ना, वर्सेस सुप्रीम कोर्ट या फिर भारत संघ, इनके बीच में एक विवाद हो गया, फिर या वाद हो गया। पहली बात तो ये कि श्यामनारायण चौक से बनाम सर्वोच्च न्यायालय जो ये वाद हुआ, कब हुआ? 2016 में हुआ। ठीक है, किस अनुच्छेद के, मतलब इसमें एक आधार बनाया गया, किस अनुच्छेद के बेस पर यह वाद हुआ? तो अनुच्छेद 19। उसमें क्या लिखा हुआ है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 को रेखांकित या फिर आधार मानते हुए सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य कर दिया था। बहुत तगड़ी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि किस वाद में या किस वाद के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया कि अब सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान बजाई जाना कंपलसरी, अनिवार्य है। तो वो था श्यामनारायण चौक से बनाम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर भारत संघ, एक ही बात है। हालांकि बाद में काफ़ी लोगों को आपत्तियां हुई, तो उन्होंने स्वैच्छिक कर दिया कि इच्छा पर डिपेंड है, आप चाहो तो बोल दो वरना कोई बात नहीं, लेकिन एक बार के लिए अनिवार्य तो कर दिया था, लेकिन बाद में हटा दिया। आप सबको भी अगर किसी को याद हो तो जरूर याद कर लेना। एक हुआ था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, ये भी अनुच्छेद 19 को आधार मान के कहा गया कि जब हमें मतलब स्वतंत्रता की आज़ादी है, स्वतंत्रता का अधिकार हैं, तो फिर हम हमारे घरों पर राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहरा सकते? बोले फहरा सकते हो, लहरा सकते हो। तो नवीन जिंदल व्यक्ति का नाम है, बनाम भारत संघ, 2002 का मामला है। इस मामले के बाद घरों पर आप राष्ट्रीय ध्वज 24 आवर्स और 365 दिन अपन अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा बिल्कुल लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस वाद के बाद में प्रश्न क्या आएगा? किस वाद के बाद में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया, या फिर उसके किस वाद के बाद में अब हम हमारे घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, लहरा सकते हैं? तो वो था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वाद। कब हुआ? 2002 में हुआ। फिर ये प्रश्न आ सकता है किस अनुच्छेद को आधार मान के? तो अनुच्छेद 19 को, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें 19(1)(b) की, 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(a), 19(1)(f), 19(1)(g). बी क्या कहता है कि बिना हथियार आप शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आपको आज़ादी, हथियार के बिना। संगठन या संघ या ऑर्गेनाइजेशन या सहकारी समितियां, कमेटियां बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र विचरण यानी घूमने फिरने की आपको आज़ादी, कहीं पर भी घूमो फिरो, चंडीगढ़ जाओ, मद्रास जाओ, अहमदाबाद जाओ, कहीं पर भी जाओ। रहने या बसने की भी स्वतंत्रता, आप जहां मन करे रह लो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, और क्या दिक्कत है? जबरदस्ती किसी को अटैक कर नहीं सकते, ठीक है। और ये जो चीज़ है बड़ी काम की है। ये क्यों काम की है? क्योंकि अब ये हट गई है। ये थी वो 7वीं स्वतंत्रता। कौन सी? यहां संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी। प्रश्न आएगा संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में थी? 19(1)(f) में। अगर डीप जाता है तो सिविल सर्विसेज वगैरह में जाता है तो यहां पर संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब ये यहां हट चुकी है। 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत हट गई है, पहले थी। और 19(1)(g) कहता है कि कोई भी वृत्ति बोल दो, चाहे व्यापारी बिजनेस बोल दो, वो कर सकता है, उसको करने की स्वतंत्रता है। बस अकॉर्डिंग टू नियमों में रहो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, और आप कोई सा बिजनेस धंधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 19(2) से लेके अनुच्छेद 19(6) तक, 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), इन 5 आर्टिकलों में क्या लिखा हुआ है? यहां नियंत्रणों की बात की गई है, कंट्रोल। क्या कही गई है? कंट्रोल की। यहां नियंत्रणों का उल्लेख है कि अगर देश की सुरक्षा, किसी का अपमान, न्यायपालिका की अवमानना, विदेशी संबंध खराब चल रहे हो किसी पड़ोसी देशों से, या अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो फिर इन सब स्वतंत्रताओं को वापस लिया जा सकता है। अरे भाई, जब ऐसा मान लो कि आपका मन हो गया कि मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा और पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो आपको घूमने फिरने की आज़ादी वहां पर नहीं है। नो, खतरा है आपकी जान के लिए। और अनुच्छेद 21 कहता है कि आप किसी को मरने नहीं दोगे। जान की सुरक्षा करना हमारे देश की जिम्मेदारी है।
तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप किसी देश में अगर हमारे विदेशी संबंध खराब है तो फिर वहाँ पर ये आपसे अधिकार वापस लिया जा सकता है घूमने फिरने वाला। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 19.2 से लेकर 19.6 में मतलब हमारा संविधान क्या है, तभी तो कहा जाता है लचीला है ना, क्योंकि इसमें सारी बातें हैं, कभी मुश्किल तो वापस इजी मुश्किल बैलेंस बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि सारी आज़ादी लेके आऊँ खुला बिल्कुल घूम रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा। अपन को कुछ पाबंदियों का पालन भी करना पड़ेगा। अगर देश की सुरक्षा की बात आ गई है ना, देश की सुरक्षा की बात चल रही है और आप ऐसा कुछ करना नहीं कर सकते, आपसे रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बात से, आपके इन सब कामों से अगर देश की सुरक्षा अगर थोड़ी खतरे में है तो आपको ये पाबंदी है, वापस लिया जा सकता है अधिकार। किसी का अपमान कर रहे हो तो भी नहीं, किसी को चिढ़ाने के लिए आप मीटिंग रख रहे हो, नहीं रख सकते। ठीक है, या न्यायपालिका के अवमान, अगर न्यायपालिका ने आपको परमिशन दी नहीं है कि आप यहाँ पर बिल्कुल कर लो तो भी है, और विदेश संबंध खराब और फिर भी घूमना चाहते हो तो भी आपसे ये, अगर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं तो भी आपसे कुछ ये स्वतंत्रताएं छीनी जा सकती है, इनको वापस लिया जा सकता है अगर ऐसा हो तो, वरना आपके पास में ये अपने पास में अधिकार है। अनुच्छेद 20 कहता है कार्य करते समय जो विधि प्रचलन में थी वो ही विधि लागू रहेगी। बड़ा गजब का आर्टिकल है ये, प्रश्न बहुत आया है कि कार्य करते समय का मतलब है भाई जैसे किसी को सजा हुई, सपोज अभी 2024 है, 2024 में किसी ने अगर चोरी डकैती कर ली और चोरी डकैती की सजा अभी 2024 में 2 साल की है मान लेते हैं, और तो फिर उसको 2 साल की सजाई होगी। अब अगली साल 2025 अगर आ गई और वो बंदा जेल में है तो ऐसा नहीं होगा कि अब से सजा 3 साल हो गई भाई, तो अब तू तो 2024 में तेरे को तो वही 2 साल ही भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं अब 3 साल हो गई तो 1 साल और भुगतनी पड़ेगी, नहीं। जिस टाइम उसने जो अपराध किया उस टाइम पर जो सजा का प्रावधान था उसको वही मिलेगा। कार्य करते समय जो विधि प्रचलन में थी वही लागू रहेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, खुद ही गवाही खुद ही दे। क्या? कैसे? पुलिस लठ बजा के कहे कि नहीं, कह दे, जबरदस्ती बोल कि मैंने चोरी करी जबकि उसने करी नहीं है, तो खुद के विरुद्ध कोई गवाही कैसे दे सकता है? अगर क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जबरदस्ती आप नहीं कर सकते उसके साथ में, और एक अपराध के लिए आप 2 सजाएं नहीं दे सकते। तीनों बड़ी मेजर बातें हैं, अनुच्छेद 20 में लिखी हुई है। ध्यान रखना, छपने वाले प्रश्न ये बातें नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्या? कि एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और कार्य करते समय जो विधि प्रचलन में थी वो ही विधि लागू रहेगी। ये सब बातें किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 20 में है। फिर 21 ये है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने का अधिकार है। ये जीवन जीने का अधिकार है। कोई अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकता, सुसाइड कर देगा, पुलिस पहुंच जाएगी नीचे, कैसे टंकी पे चढ़ गया रे, बड़ा पौटाएंगे उसको, पटापटों के नीचे उतार लेंगे। अब मैंने बहुत ज़्यादा लेवल की बातें कुछ लिख दी है, बहुत ज़्यादा लेवल की, बस इनको ज़्यादा नहीं तो सिर्फ याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न कैसे आते हैं कि निम्न में से कौन कौन से ऐसे वाद हैं। भाई वाद क्या होता है कि जो चीज़ अगर किसी को गलत लगती है तो वो किसी आर्टिकल का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर देता है कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो वाद हो जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के बीच में वो जो है विवाद चलता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो मान्य होता है। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला, विशाखा राजस्थान का ये मामला है, कभी सुना दूंगा स्टोरी। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1977, क्योंकि इनके साथ में विशाखा नाम के उनके नाम दिया गया है। उनका मतलब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ था, जब वो जॉब करते थे वहाँ पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ था, तो ये मामला चला। उसके बाद डिसीजन ये रहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अब नहीं होगी, उसके लिए सुरक्षा दी जाती है महिलाओं को। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018, पीयूसीएल कंपनी बनाम भारत संघ फोन टैपिंग वाली, और तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ 2018। ये मॉब लिंचिंग, जो किसी जैसे ये जानवरों को पकड़ते हुए, भाई जैसे कोई गाय को लेके जा रहा है तो किसी धर्म विशेष के लोगों को दो उसमें पीट के मार देते हैं, तो ये सब उसे मॉब लिंचिंग बोला जाता है। तो ये 2018 का मामला है, जब तहसीन पूनावाला और भारत संघ के बीच में विवाद हुआ, तो इसको बहुत ही गलत माना गया है, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप मारने का अधिकार आपको किसने दिया? ठीक है, जेल होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इनमें से कौन कौन से वाद हैं जो अनुच्छेद 21 को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट में लड़े गए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए।
तो मेनका गांधी बना भारत संघ, वो 1978 टाइम पीरियड जरूर याद रखना, 1978, विशाखा वाला 1977, कॉमन कॉज 2018, पीयूसीएल भारत संघ। इसमें फोन टैपिंग आप जानते हो ना, फोन कौन दो बंदे आपस में बात क्या करें तो सरकार के हाथ में होता है ये फोन टैपिंग करना, उनके तो कंट्रोल में, लेकिन कोई फोन टैपिंग नहीं कर सकता। ये भी एक जीवन जीने की या फिर व्यक्ति की निजता में बाधा है। राइट टू प्राइवेसी इसमें हर्ट होती है, किसी बंदे की प्राइवेसी है ये, वो आप नहीं सुन सकते। और मॉब लीचिंग वाला ये पूना वाला, तो ये सारी जो है इसी को आधार मान के रखा गया था। हालांकि मैंने बहुत डीप आपको बातें बता दी है कि अनुच्छेद 21 में क्या क्या हमें अधिकार मिले हुए हैं। स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, त्वरित न्याय मिलना चाहिए भाई, डिले नहीं। आज अगर किसी को तो उसको न्याय मिले तुरंत। विदेश भ्रमण का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, नो, कोई सुट्टे उट्टे नहीं चलेंगे सार्वजनिक स्थानों पर, पीना हो तो तेरे घर में जाके कोठरी में छुप के पी ले। सार्वजनिक रूप से हथकड़ी, अगर सार्वजनिक रूप से हथकड़ी पहना है जाके घुमा रहे हो आप ना, चैलेंज करेगा नहीं भाई मुझे हथकड़ी पहनानी है, तो इसे सबके सामने क्यों, बिल्कुल अंदर ले जाके या फिर कहीं भी सिस्टम में ढंग से करो। सार्वजनिक रूप से हथकड़ी पहनाने के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक रूप से फांसी, बीच चौराहे पर आप फांसी भी नहीं ले सकते, नो। और नींद का अधिकार है भाई, कोई बंदा सोएगा रोक नहीं सकते, उठा नहीं सकते, आप सोएगा। अनुच्छेद 21 में ये इस प्रकार के हमें अधिकार है, बहुत ही प्यारे प्यारे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये जो अनुच्छेद 21 है ना, ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है, बैकबोन मेरुदंड है, ठीक है ना। अनुच्छेद 21 को प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। अनुच्छेद 21 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा कि ये मेरुदंड है या रीढ़ की हड्डी है, किसको कहा, अनुच्छेद 21 को कहा, किसने कहा, अम्बेडकर साहब ने कहा, क्या कहा, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। 3 प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ढंग से। अनुच्छेद 21A वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क है, फ्री है। 6-14 साल के बच्चों के प्राइमरी शिक्षा 5वीं तक की होती है। ये बात कब जोड़ी गई, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय अपने कारणों को जानने का अधिकार है। भाई पुलिस आई, ये अरे पकड़ ली कनपटी और या फिर कॉलर के चल जेल लेके जाएंगे, तो वो कहेगा भाई साहब क्यों, क्या कर दिया मैंने। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, ये ध्यान रखें, गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। अनुच्छेद 22 ये कहता है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि भाई मुझे गिरफ्तार तो करा है, बट किस बेस पे, मैंने क्या गुनाह कर दिया, ठीक है। तो बाकायदा पुलिस वाले उसको समझाएंगे, बताएंगे या फिर जो भी है कि भाई ये तूने गलती करी है। हर व्यक्ति को एडवोकेट, वकील से सहायता लेने का अधिकार है। ये अधिकार करना भाई, यहाँ पर सहायता लेने का अधिकार है। मतलब ये मान लीजिए कोई गिरफ्तार व्यक्ति भी है ना, तो वकील बना सकता है अपने पक्ष का, भाई उसकी भी आवाज कौन उठाएगा, वरना हर व्यक्ति को वकील से सहायता लेने का अधिकार, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे जुल्मी हो, चाहे गिरफ्तार किया हो बंदा ही क्यों ना हो, गिरफ्तार बंदा भी उसका भी वकील होता है, ठीक है। और गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर, ध्यान रखें 24 आवर्स, भूल मत जाना, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। किसी बंदे को आपने पकड़ के थाने में चेप दिया, तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा उस बंदे को, और बताना पड़ेगा कि किस वजह से गिरफ्तार किया है, पूरी रीजन लॉजिक बताओ, सशरीर बंदे को लेके आना है, ठीक है ना। नोट है, लेकिन अगर कोई दुश्मन कंट्री का है, अपने किसी अलग कंट्री से हमारे उस टाइम, मतलब ये जरूरी है दुश्मन कंट्री हो, लेकिन एट प्रेजेंट समय का कोई दुश्मन अगर हमारा है, उस समय का दुश्मन कंट्री के व्यक्ति पर यह रूल कोई सा भी लागू नहीं है, ठीक है ना। उसके फिर अलग नियम है, उसके कोई 24 घंटे नहीं है, उसका ट्रीटमेंट सीधा ही होगा। फिर निरोधक कानून के तहत षड्यंत्र में कोई शामिल व्यक्ति हो, कोई षड्यंत्र रच रहा हो हमारी सेना के साथ मिलकर या फिर हमारे देश के खिलाफ, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर शंका हो कि ये षड्यंत्र में शामिल था, बिल्कुल गिरफ्तार कर लेंगे उसको, लेकिन उसको 3 माह की अवधि तक ही गिरफ्तार रख सकते हो आप, इससे ऊपर नहीं। इतना अधिकार इसके ऊपर अगर जाना है तो फिर वो हाई कोर्ट उसमें फैसला लेगा, हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगा और जांच करेगा कि इसका षड्यंत्र भारी था या फिर क्या कितना इन्वॉल्व था ये, तो सजा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई षड्यंत्र में शामिल कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार तुरंत किया जा सकता है, 3 माह अधिकतम रखा जा सकता है,
फिर भी उसका जुल्म अगर बड़ा है तो फिर हाई कोर्ट्स में इंटरफेयर करके उस अवधि को बढ़ा देगा। अब लगाओ भाई अधिकार तो नंबर 3, तो हम चलेंगे अब 23 से 24 तक, 22 तक आगे, 18 से 22 है ना। सब अधिकारों की लिस्ट आपको याद रखनी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी। ये देखो 19 से 22 अपने स्वतंत्र अधिकार पढ़ लिया, और अब अपन पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। 2 अनुच्छेद इसके अंदर। शोषण के विरुद्ध क्या मतलब क्या है? अनुच्छेद 23 ये कहता है कि बेगार प्रथा व मानव व्यापार पर रोक है। ठीक है, बेगार प्रथा का मतलब है जैसे छोटे बच्चे हैं उनको बेगार दे के आप काम करवा रहे हो तो वो गलत है, या किसी मानव को खरीद रहे हो, मानव का व्यापार कर रहे हो, भाई कि 2 बंदे यहाँ से भेज रहा हूँ परमानेंट, खरीद लिए पैसों के बल पे, तो बेगार प्रथा या मानव व्यापार पर बिल्कुल रोक है। लेकिन नोट लिखा हुआ है, सरकार राष्ट्र हित में काम करवा सकती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में करवाते हैं ना, भाई पेड़ पौधे लगवा लेते हैं सरकार, तो अच्छी बात है, सभी के भले की बात है, बच्चों से भी थोड़ा पौधा लगवा लिया तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो या फिर और भी कोई साफ सफाई का काम हो या फिर कोई और हो, तो सरकार राष्ट्र हित में काम करवा सकती है, और सार्वजनिक उद्देश्य से भी कोई काम हो रहा हो जिसमें सभी का भला हो, उसमें भी किया जा सकता है। 24 में बाल श्रम पर रोक है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बाल श्रम नहीं कर सकते, लेकिन पुश्तैनी काम कर सकते हैं। भाई जैसे किसी का चूड़ी बनाने का काम है, उनके खानदान से चला आ रहा है, तो उनके बच्चे जो है वो छोटी मोटी हेल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुश्तैनी काम किया जा सकता है, लेकिन किसी के वहाँ मजदूरी के लिए नहीं भेजा जा सकता। बस नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक है। भाई जबरदस्त है, ये छपने वाले प्रश्न है, बहुत तगड़ी मेहनत की गई है, फायदा उठाना है। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ है? अपने अपने धर्म को मानने की, धर्म का प्रचार प्रसार करने की, धर्म के अनुरूप आचरण करने की, और अपनी मर्जी से अच्छा कोई काम हो धर्म के लिए, वो सब करने की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के पास में है। अनुच्छेद 25 ये कहता है आप किसी भी अपना जो भी धर्म है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई सा भी धर्म आप मानते हो बिल्कुल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो बुक्स के माध्यम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, कोई अगर बुक्स देते हैं, किसी ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ देते हैं एक दूसरे को तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और धर्म के अनुरूप अगर भाई हर धर्म के अलग अलग कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप आचरण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी की स्वतंत्रता भी है धर्म के लिए, भाई आप कोई सा भी धर्म में रह सकते हो, धर्म चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ मैंने 2 नोट लिखे हैं। नोट बड़े काम के होते हैं, नोट ही होते हैं, चाहे नोट वैसे वाले भी हो, चाहे नोट एग्जाम में आने वाले भी हो। लेकिन मैं लिखा है पहला नोट, लेकिन अगर इन स्वतंत्रताओं से लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य या किसी के लिए साथ सदाचार आदि पर असर पड़े तो इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। अगर किसी लोक व्यवस्था बिगड़ रही हो भाई ये सब करते हुए, तो फिर अपन उन स्वतंत्रताओं को थोड़ा रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, उनकी थोड़ी अधिकार को कम कर सकते हैं। कोई दूसरा नोट है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन किसी के बहकावे में आकर कि मैं इस धर्म में आ जा 10 लाख रुपए दे दूंगा, आर्थिक प्रलोभन देकर या दबाव देकर कोई धर्म परिवर्तन कराना चाहे तो फिर बिल्कुल उस पर रोक है। बाकी अपनी इच्छा से कोई किसी भी धर्म में जाना चाहे तो जा सकता है। अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है। 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं को स्थापित कर सकते हो आप, अपने धर्म की संस्थाएं, जैसे मदरसे चलते ही हैं, मदरसे हैं, गुरुकुल हैं, बिल्कुल चला सकते हो। धार्मिक संस्थाओं का प्रचलनकरण कर सकते हो। चल अचल संपत्ति अर्जित, मतलब चल का मतलब है सोना चांदी, अचल अचल का मतलब जमीन जायदाद, ये संपत्ति अर्जित करने और उनका सही तरीके से समुचित उपयोग करने का अधिकार आपके पास में 26 देता है। बिल्कुल धर्म के लिए काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। 27 है धार्मिक प्रयोजन, मतलब एक धर्म को बढ़ावा देना, उसके लिए कर देने के लिए बाध्य। भाई जो कोई अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई ट्रस्ट वगैरह खोल रहा है तो उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो चाहे कोई सा भी धर्म हो, अपने धर्म का काम कर रहा है उसमें कोई कर के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। और 28 से शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा। 28 में अपन कोई से चाहे CBSE, RBSE, NTSE, कोई सा भी बोर्ड हो, कोई से बोर्ड में, कोई से भी स्कूल में, कोई से भी कॉलेज में आपको किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। हिंदू धर्म में ये अपन को हिंदू धर्म पढ़ना है भाई, नहीं। कोई छोटी मोटी बात आती है तो सभी धर्मों की आती है,
तो धार्मिक शिक्षाएं किसी संस्था में नहीं दी जाएगी। हाँ, वो अलग अलग चीज़ अलग है, जैसे मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गए, वो अलग अलग संस्थाएं अलग बनी हुई है वो, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में नहीं दे सकते, वो तो धार्मिक संस्थाएं हैं। धर्म की बातें धार्मिक संस्थाओं में की जा सकती है, शिक्षण संस्थाओं में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए किसी धर्म की बात वहाँ पर नहीं होगी, सभी इक्वल है। अब है पांचवा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एजुकेशन एंड कल्चर वाला 29-30। इसमें हालांकि बात क्या लिखी हुई है, शिक्षा व संस्कृति, आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि ऊपर तो लिखा हुआ है शिक्षा व संस्कृति, लेकिन एक्चुअल में इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात है ना। तो ध्यान के नाम अलग है, बातें कुछ अलग है। तो अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटी में है, जो जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यकों अधिकार का उल्लेख किस संविधान किस अधिकार में है, तो शिक्षा व संस्कृति के अधिकार में। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि भाषा, हालांकि है तो कल्चर और शिक्षा के बारे में, लेकिन अल्पसंख्यकों की कल्चर और शिक्षा के बारे में ध्यान रखना, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। जो जिस धर्म का पहनावा है बिल्कुल पहनो, आराम से पहनो, आपका कल्चर है, आपकी अलग लिपि है, आपकी अलग भाषा, बिल्कुल प्रयोग कीजिए, मोस्ट वेलकम। 29 है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने व उनका प्रबंधन करने का भी अधिकार है, बिल्कुल, जैसा कि मिशनरियां हैं, मदरसे हैं, गुरुद्वारे हैं, इन सब में शिक्षा दी जाती है, अनुच्छेद 30 की आधार मान के तो दी जाती है। मदरसा स्थापित कर लिया, मिशनरी बना ली, गुरुकुल बना लिए, गुरुद्वारे बना लिए, ठीक है ना, तो बिल्कुल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है। अल्पसंख्यक में जैसे ये सब आते हैं, हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक में आता है, बाकी से अल्पसंख्यक में, तो वो सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये अल्पसंख्यकों वाली बात है, ध्यान रखना। 5 में 5 अधिकार शिक्षा संस्कृति वाला। अब 31वीं जो बात है, ये बीच में देखो, वैसे तो इसके अंदर 29-30 ये 31वां क्या है जिसको हटा दिया गया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न तो आएगा ना। अनुच्छेद 31 में क्या लिखा हुआ है, ये प्रश्न आएगा, संपत्ति का अधिकार। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको निरसित या समाप्त कर दिया। फिर 31A, 31B, 31C 3 जुड़े। 31A और B के कब जुड़े, 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1951 में, उस टाइम 31 और 31B जोड़ा गया। इसमें क्या बात लिखी हुई है कि इसमें उल्लेख है, संपत्ति ले सकते हो, संपत्ति लेने, जमीनें लेने का उल्लेख है। इनमें उन विधियों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। भाई संपत्ति का अधिकार हट गया, ठीक है, लेकिन आप चाहो जितनी संपत्ति बना सकते हो, इसमें आप कोर्ट को चैलेंज, इसमें न्यायपालिका बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, न्यायपालिका में चैलेंज कोई नहीं करेगा। अगर मेरे पास पैसा है, 10 बीघा जमीन खरीदूं तो खरीद लो, इसमें क्या दिक्कत है। संपत्ति का अधिकार है, जमीन खरीद सकते हो, संपत्तियां ले सकते हो, प्रॉपर्टी कितनी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो टैक्स का जो दायरा है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बाकी छूट है। ये 31A और B में लिखा गया, वरना तो फिर लोग संपत्ति नहीं रख पाएंगे। और 31C बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये मत भूल जाना, मैंने जितनी बातें लिखी है कि कौन सा अनुच्छेद या कौन सा अधिकार किस संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, वो जरूर ध्यान रखना। जैसे 31C है, ये 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया, ये मत भूल जाना। इसमें क्या बात लिखी हुई है कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात इसमें है कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर भी प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब एक तुरंत उसको भी मूल अधिकारों के साथ साथ में नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वो जो अपने पढ़ लिए, उनको भी इसके साथ में वरीयता दी जाएगी। तो एक वाद हो गया भाई, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या कहा गया कि इस वाद में या इस डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार इन फंडामेंटल राइट और DPSP नीति निर्देशक तत्व एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, ऐसा मान लो। तो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, इसलिए अलग से कोई वो बात नहीं है। मूल अधिकारों की जो है प्राथमिकता है, मूल अधिकारों का एक स्थान जरूर यहाँ पर मिला था, लेकिन तो जरूर ध्यान रखें। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ कब हुआ, 1980। इस विवाद में किसको आधार माना गया, 31C को,
क्या बात कही गई? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देश तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू है। अपना लास्ट छठा है भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। क्या लिखा हुआ है इसमें? सबसे बड़ी बात और मेजर वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि मूल अधिकार जो हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मौलिक अधिकार को, इसका मतलब क्या हुआ? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ध्यान रखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा, हृदय, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट याचिका सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। मतलब अगर आपके कहीं पर भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट आपका संरक्षक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी कर सकता है, किसको? कि भाई आपने इस बंदे के साथ में इसके मौलिक अधिकार उल्लंघन कैसे हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की, ध्यान रखें, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं, जिनको इंग्लिश में रिट बोला जाता है, रिट्स जारी कर सकता है। 5 कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, रट लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या आएगा? पहला प्रश्न तो यह आएगा कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो हमें अधिकार मिले हैं उनके खिलाफ कोई बंदा जा रहा है, हमारे अधिकारों को छीन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा संरक्षक है, गार्जियन है, वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है कि भाई मिस्टर केस है। वो कौन कौन सी? पहली बात तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश भी याद करना, हैबियस कार्पस। दूसरी परमादेश, मैंडेमस। तीसरी प्रतिषेध, एक का अर्थ बताऊंगा, चिंता न करें, उसका नाम है प्रोहिबिशन। चौथी क्या है? उत्प्रेषण यानी कि सर्टिलरी। और 5वीं अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, उल्लंघन अगर हो रहा हो तो सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। 5 के अब प्रश्न एक तो आएगा कि कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की, 5 नाम देंगे और ये पूछेगा कौन सी जारी नहीं कर सकता, कौन सी कर सकता है, ऐसा पूछता है। तो 5 आपको नाम याद करने हैं, वो चाहे ऊपर नीचे कैसे भी करो, नंबर वाइज की जरूरत नहीं है। 5 के फिर पूछे गए अलग अलग एग्जामों में, 5 नाम पूछ लिए, उनके अर्थ भी पूछे। क्या कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करो। किसी बंदे को बंदी बना लिया आपने, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करो, सशरीर। ऐसा नहीं कि टांगड़े तोड़ दिए साहब, हाँ वो साहब वहां पर है साहब, नहीं नहीं नहीं, सशरीर उपस्थित करो। कारण जानेंगे उसका, किस वजह से उसको किया गया है। दूसरा परमादेश मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या है? परमादेश है, मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है तो आप जानते ही हो, रोकना, कि यहां पर इस चीज का प्रोहिबिशन है भाई, मना है। और उत्प्रेषण सर्टिलरी का मतलब है सूचना देना या प्रमाणित होना। और अधिकार परीक्षा को वारंटो का मतलब है किस अधिकार से। ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको अर्थ बताए हैं, हालांकि 5 के बारे में डिटेल से मैं बता दूंगा। तो आपको एक याद रखना है कि 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और 5 नाम ये हैं और 5 का अर्थ ये है। अब 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो, मेरी आदत है कि हर चीज़ आपको बताऊं ताकि ईजी पड़े। प्रतिषेध का मतलब है कि अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्य किया हो तो उसे तुरंत रुक जाने को जब कहा जाए, इसका मतलब प्रतिषेध है। भाई कोई बंदा है, अपना जितना उसके पास में अधिकार थे उसका उल्लंघन करके जबरदस्ती कोई काम करा कि नहीं मेरे पास राइट है, कहाँ से आया भाई, उसको तुरंत रुक जा, ये काम नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर देगा, उसे बोला जाता है प्रतिषेध, रोकना। परमादेश या मैंडेमस, किसी संस्थान द्वारा अपने निर्धारित दायित्वों या कार्य क्षेत्रों को पूरा नहीं किया गया हो, जैसे राजस्थान बोर्ड है, जैसे कोई सा भी बोर्ड है जो एग्जाम करवाता है, वो रिजल्ट जारी नहीं कर रहा, तो लोग बच्चे जाएंगे कोर्ट में चैलेंज करेंगे, भाई साहब 6-6 महीने के रिजल्ट जारी नहीं कर रहे, हमें आगे बढ़े, क्या करें, किसकी तैयारी करें, कोई पता ही नहीं चल रहा। तो फिर कोर्ट उसको कहेगा, परमादेश देगा उसको, मैंडेमस,
तुरंत मैंडेमस का मतलब समझ में आ गई ना। ये देखो मैं लिखवा दिया आपको मैंडेमस, ये देखो परमादेश, हम आदेश देते हैं। अब कोर्ट कहेगा कि मैंडेमस हम आदेश देते हैं, परमादेश देते हैं कि तुरंत रिजल्ट जारी करें, या नहीं हुआ तो रीजन बताएं। फिर उत्प्रेषण बड़े कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, बड़े कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा, छोटे या फिर हाई कोर्ट के द्वारा नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है, और उन्हें कहा जाता है कि रुक जाओ, पूरा मामला हमारे पास भेज दो। मतलब ये मामला जो है ये आपके बस की नहीं, इसको तुरंत हमारे पास भेजिए, रुक जाओ, पूरा मामला हमारे पास भेज दो, ये बात है। एक अधिकार परीक्षा, तो अवैधानिक ढंग से कोई बंदा किसी पद को धारण कर लेता है या RS IAS कोई टीचर बन जाता है नकली, तो उसको उसे हटाने के लिए जारी की जाती है अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। बिल्कुल उसकी जांच होगी, गलतियां पाई जाती है उसको हटा दिया जाएगा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण तो आपको बताइए, गलत तरीके से किसी को रियासत में ले लिया हो या बंदी बना लिया हो तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, 5 मैंने बता दी, 5 के अर्थ बता दिए और 5 के बारे में बातें भी बता दी। 33, 34, 35 तीन अलग पढ़ने अपन को अलग से। 33 में लिखा हुआ है कि सैन्य बल, लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग यानी पुलिस। देखो सैन्य बल और लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग जिनको अपन पुलिस कहते हैं, पुलिस, खुफिया एजेंसियां होती है, खुफियागिरी करने वाले लोग, या अन्वेषण यानी जांच करने वाले लोगों में जैसे कि रो है हमारा और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB है, इनके मौलिक अधिकारों में, इनके पास वैसे राइट्स बहुत होते हैं लेकिन इनके मौलिक अधिकारों में संसद जो है वो विधि बनाकर कमी कर सकती है। ऐसा नहीं कि हम रो वाले हैं भाई, हम IB वाले हैं, किसी भी घर में घुस गए, हाँ घुस सकते हैं, काफ़ी उनके पास में पावर है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है, क्या नाम है, संसद, पार्लियामेंट विधि बना के उनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। ध्यान रखना, संसद ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट जो है वो संसद या विधि बना के उनके अधिकारों में कमी कर सकती है। 34वां, देश में जब सैन्य कानून लग गया, मार्शल लॉ लग गया, मिलिट्री पावर लग गया, सैन्य शासन लग गया, मार्शल लॉ लग गया, तो इससे लोगों के मौलिक अधिकारों पर क्षति पहुंचती है, तो संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है। भाई जैसे अगर हमारे यहाँ पर मिलिट्री पावर, अभी सरकार है, सरकार से काम नहीं हो रहा तो मिलिट्री शासन लग जाए, ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर भी हो रहा है, घटना हो गई, तो उस टाइम पर अगर लोगों का, सीधी सी बात है, जब मिलिट्री शासन लग जाता है लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, तो फिर जो हमारी वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो कुछ ऐसे कानून बना देगी जिससे लोगों की क्षतिपूर्ति हो, भाई जिनको नुकसान हो उनकी थोड़ी भरपाई हो। तो ध्यान रखें दोनों ही केस में पार्लियामेंट संसद विधि बनाएगी, नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, गलती मत कर देना। और 35 तो बड़ा तगड़ा अनुच्छेद है, इसमें 4 अलग अनुच्छेदों की बातें लिखी हुई है, ध्यान से। अनुच्छेद 35 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 और 34 में विधि बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की होगी। ये बातें किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, ये बातें लिखी हुई है 35 में। तो ये थे भाई मौलिक अधिकार, लेकिन कुछ मैंने फैक्ट और लिखे हैं, आपको पता है मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित, उनको एक बार ढंग से समझा जाए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों ही याचिका जारी कर सकते हैं। ये ध्यान रखो, अपने अभी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट, याचिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिट या रिट्स, ठीक है, याचिकाएं जारी कर सकते हैं। क्या हाई कोर्ट भी कर सकता है? यस, हाई कोर्ट भी कर सकता है। अगर हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में रिट जारी कर सकता है तो ये कौन से अनुच्छेद में बात लिखी हुई है? सुप्रीम कोर्ट वाली तो हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद 32 में लिखी हुई है कि वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32। लेकिन हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, भूल मत जाना रे, ध्यान रखना, ये तो अनुच्छेद ओनली 32, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर कहीं पर हो रहा है तो ये भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और अब कुछ बातें और हैं कि संविधान का जो भाग 3 है, पार्ट 3 जो है, उसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहानी मैंने सुनाई दी आपको, ये कुछ फैक्ट उतार लो। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम जो न्यायालय है, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, न कि हाई कोर्ट। हालांकि हाई कोर्ट भी रिट तो जारी कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन देने वाला तो कौन है, गार्जियन कौन है, संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। भूल मत जाना, क्वेश्चन आए हुए हैं ये।
मूल अधिकारों के उदाहरण हमने कौन से देश से लिए? हमने अमेरिका से। तो अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकारों की बात या मूल अधिकारों के संविधान की, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट की बात अगर रखी है तो अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? निषेधात्मक है, मतलब मना है, ना अधिकार है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, निषेधात्मक है, ठीक है। और मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अर्थात वाद योग्य है, मतलब अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय को चैलेंज कर सकते हो, केस लड़ सकते हो, वाद योग्य है। और लास्ट बात और है, वो है मौलिक अधिकारों में संशोधन आज तक जो भी हुए, तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ वाद चले कि भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन होना चाहिए, चेंजेज होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बातें रखी गई। एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का केस है और गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस है। दोनों केस में यह कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ध्यान रखें अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये तीन वो वाद हैं, आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है। और चौथा वो मिनर्वा मिल्स वाला भी इसी में आ जाता है, मिनर्वा मिल्स, ठीक है। मिनर्वा मिल्स वाला भी याद करना, मिनर्वा मिल्स 1980 में हुआ था, 1980। तो ये वो वाद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन दो में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों में आप संशोधन ही नहीं कर सकते, चेंजेस कर ही नहीं सकते। केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 के अंदर हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन या चेंजेस या अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। जैसे हमारे 395 अनुच्छेद है तो 395 रहेंगे, आपको कुछ जोड़ना है तो हटा कुछ भी नहीं सकते। आपको कुछ जोड़ना 395A, 395B, 390A ऐसा करके जोड़ ले, मूल ढांचे में चेंज नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है कि केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। तो ये थी भाई सुपर डुपर क्लास, बहुत ज़बरदस्त धमाकेदार क्लास। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना, और कैसी मेरी मेहनत लग रही है। अब क्लासेस डेली होगी क्योंकि कुछ ऐसे मेरे थोड़े काम काज बीच में आ जाते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे, देखना लगातार क्लास आने वाली है। कंप्यूटर की क्लास भी मिलेगी लेट नाइट तक, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ें। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नई क्लास के साथ में। काम एक ही करना है हमेशा, पहले मुझे सुना करो, उसके बाद में नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। ओके।